Hello students, so today we are going to study a very important poem, that is Grasshopper and the Cricket from class 8 book. So students, I hope you will enjoy this poem. As you can see in the picture, there's a grasshopper and a cricket. Okay, so let's see. This poem is written by John Keats. John Keats was an English romantic poet. सभी एजेस होती थी अलग अलग, उस एज में एक रोमांटिक एज होती है और जॉन कीट्स उस एज को बिलोंग करते थे. ही वॉज वन ऑफ द मेन फिगर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएम्स along with Lord Byron and Percy Bysshe Shelley. Despite his works having been in publication only for 4 years before his death from tuberculosis at the age of 25. So this was very sad. जो शेली थे और बायरन थे, उनके संग के कंटेम्प्रेरी पोएट थे ये, और इनकी एज बहुत ही 25 ईयर्स की एज में इनकी डेथ भी हो गई थी टीबी की वजह से. और ये जो इनकी पोएम है ऑन द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट, ओके, इट वाज रिटन इन 1816 और ये बहुत रोमांटिक मूवमेंट की बहुत ही मेन फिगर्स थी. इसमें जॉन कीट्स had portrayed the beauty of nature and its capacity to bring joy in his poems. On the Grasshopper and the Cricket praises the continuous beauty of nature by taking into account the song of two particular insects, the grasshopper and the cricket. तो इसमें दो इंसेक्ट्स के सॉन्ग्स के बारे में बात की गई है, ग्रासहॉपर और क्रिकेट के बारे में. आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये भी गाने गाते हैं, लेकिन ये गाने गाते हैं और ये कैसे इस पोएम में सिंबॉलिक हैं, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हम इस पोएम को समझ लें, इसका पैटर्न क्या है. जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बैलेड हमने पढ़ा, हमने ललाबाइज पढ़ी. ये पोएम एक क्या है, 14 लाइन पोएम है जिसको हमने दो भागों में बांटा है, ऑक्टेट और सेस्टेट. ऑक्टेट माने क्या होता है, 8 लाइन, और सेस्टेट माने 6 लाइन. ठीक है, ये नीचे मैंने इसका मीनिंग भी दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ऑक्टेट एंड सेस्टेट. और ये एक सोनेट है. सोनेट 14 लाइन की पोएम्स हुआ करती थी. सोनेट क्या होती है, पोएम ऑफ 14 लाइन्स. ठीक, तो इसमें एक ऑक्टेट है और एक सेस्टेट है, यानी एक 8 लाइन और एक 6 लाइन. और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी ए. ठीक, और इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया. ये भी एक तरह का स्टाइल है लिखने का, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इसको आप थोड़ा समझ लें, कोई बात नहीं, थोड़ी हाई लेवल की चीज़ है लेकिन नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है. इसमें 5 सेट होते हैं जो अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं और उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल्स आते हैं. सिलेबल मैंने आपको बताया ही था कि अक्षर जो शब्दों में जो प्रोनाउंसिएशन जिन जिन चीज़ का हम करते हैं उनको सिलेबल बोलते हैं. जैसे हमने बोला पेंटामीटर, तो पेंटामीटर, तो इसमें सिलेबल आप देख सकते हैं. तो स्ट्रेस जिस पे जोर दिया जा रहा है, अनस्ट्रेस जिस पे जोर नहीं दिया जा रहा. तो ये एक सोनेट है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑक्टेव और सेस्टेट में, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है. इसकी राइम स्कीम ए बी बी ए है. ओके बच्चों, ये the use of this poem can be associated with Keats' belief regarding love and nature and how they are both related to each other. लव और नेचर के बारे में पोएम है ये, कैसे वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं. नेचर जो है हमको ऑफर्स जॉय, लव एंड जॉय, एंड द ह्यूमन रिस्पॉन्स शुड करस्पॉन्ड टू दैट फॉन्डनेस. यानी पोएट कहता है कि नेचर हमको लव और जॉय देता है और हम ह्यूमन बींग्स को उस पर रिएक्शन देना चाहिए, अपना करस्पॉन्डेंस देना चाहिए, इस लाइकनेस को, हमें उसको लाइक करना चाहिए. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, छोटी सी पोएम है 14 लाइन की, इसको हम इंजॉय करेंगे. ये इस पोएम की हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री भी है कि ये दो फ्रेंड्स थे, ले हंट और जॉन कीट्स, और दोनों ही बहुत अकम्पलिश राइटर्स थे. दोनों ने चैलेंज किया था एक दूसरे को पोएम लिखने के लिए एक ही टॉपिक पे. ठीक है, तो ये इंस्पिरेशन उनको मिली और कीट ने एक बेटर वर्स लिखा तो वो जीत गए, लेकिन उन्होंने ले हंट की पोएम को भी बहुत अप्रिशिएट किया था. तो आप लोग चाहो तो गूगल पे ले हंट की पोएम भी जो ग्रास ऑफ क्रिकेट पे है उसका सर्च करके पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट. ओके, तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लें कि क्रिकेट में और ग्रास ऑपर में क्या डिफरेंस है. क्रिकेट्स जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं. नॉक्टर्नल माने दे आर नाइट में एक्टिव होते हैं, झींगुर जिसको हम बोलते हैं. और क्रिकेट्स दे हैव लॉन्ग एंटीने, उनके लंबे लंबे एंटीने होते हैं आगे. और क्रिकेट्स के ये दे स्ट्यूडुलेट, स्ट्यूडुलेट माने गाना गाना. तो एक नया वर्ड आप सीख रहे हैं, स्ट्यूडुलेट यानी सिंग करना. बाय रबिंग देयर विंग्स टुगेदर, उनके जो पीछे आप देख रहे हैं पंख हैं उनको वो रब करते हैं तो आवाज़ निकलती है, ये उनकी सिंगिंग है. अब आते हैं ग्रास हॉपर्स पे. ग्रास हॉपर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के ज़्यादातर होते हैं और ये एक्टिव होते हैं दिन में, है ना, और उनके एंटीने शॉर्ट होते हैं. और वो सिंग कैसे करते हैं, बाय लविंग लॉन्ग
हाइंड लेग्स अगेंस्ट देयर विंग्स, उनके जो विंग्स हैं उन पे अपने लेग्स को रब करते हैं तो आवाज़ निकलती है। तो देखा आपने दोनों में डिफरेंस, शायद आपको पता नहीं होगा और बड़ा मज़ा आया होगा इसको पढ़ के। अब देखते हैं ये जो लाइक अदर पोएट्स, कीट ऑल्सो मच मूव्ड बाय नेचर। तो कीट भी बहुत नेचर के थे। कीट्स की बहुत फेमस पोइट्रीज हैं, जो कम उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ कर दिया था। ही हियर रिप्रेजेंट्स वॉट एवर द सीजन इज, चाहे कोई भी मौसम हो, द म्यूजिक एंड पोइट्री नेवर एंड। वो कहते हैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, म्यूजिक जो है और जो पोइट्री है वो कभी भी खत्म नहीं होती। वेन इट इज हॉट समर और कोल्ड विंटर, पोइट्री एंड म्यूजिक ऑफ अर्थ नेवर एंड्स। इस पोएम में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि पोइट्री एंड म्यूजिक ऑफ अर्थ नेवर एंड्स। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, ये हिटिंग पॉइंट है इस पोएम का, कि पोइट्री ऑफ अर्थ जो है वो नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हेयर इन द पोएम द ग्रास ऑपर सिंबलाइजेज बोथ द सीजन। द ग्रास ऑपर जो है वो किस सीजन को सिंबलाइज कर रहा है, समर को, एंड क्रिकेट सिंबलाइजेज द विंटर। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा कि ग्रास ऑपर कौन से सीजन को सिंबलाइज कर रहा है, किसका प्रतीक है ग्रास ऑपर, तो वो समर का है, और क्रिकेट किसका है, विंटर का, और पोइट्री ऑफ अर्थ नेवर एंड्स। तो ये एक छोटी सी समरी है पोएम की 4-5 लाइन में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर फिर से उसका डिफरेंस दिया है पिक्चर्स के संग, देख रहे हैं आप, इसके लॉन्ग एंटीना, इसके शॉर्ट एंटीना, और ये यहाँ पर रब विंग्स टुगेदर टू सिंग, अपने विंग्स को रब करता है। ये देखो पीछे जो पूंछ निकली हुई है, एरो बना है, इनको रब करता है। और इसके ईयर्स जो होते हैं ये फ्रंट लेग पे होते हैं। देखो कितनी मजेदार चीज है कि इसके कान आगे होते हैं, इसके कान इसके, ये शॉर्ट एंटीना होते हैं, इसके कान इसके बेसमेंट में होते हैं, एब्डोमेन के बेसमेंट में होते हैं, और ये अपने पैरों को अपने पंखों से रगड़ता है तो आवाज आती है। तो ये क्रिकेट है, और ये ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर किसको सिंबलाइज करता है, समर को, और क्रिकेट किसको सिंबलाइज कर रहा है, विंटर को। और इन दोनों की वजह से जो म्यूजिक है, तो यानी समर और विंटर में म्यूजिक लगातार चलता रहता है। तो पोइट्री ऑफ अर्थ नेवर डाइज। चलिए अब हम इस पोएम को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले वाले स्टैंजा की समरी है ये। ऑन द ग्रास ऑपर एंड द क्रिकेट इज अ 14 लाइन पोएम और अ सोनेट इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यू that the nature is always inspiring a poet to compose poetry through its various aspects। चाहे कोई भी एस्पेक्ट्स हो, पोएट को हमेशा इंस्पिरेशन मिलता है कि वो अपनी पोइट्री को कंपोज करे। जैसे कि सीजन्स में चेंज बट नेचर वुड नेवर सीज टू इंस्पायर द पोएट एंड सिंग इट्स सॉन्ग। उसने कहा भले ही मौसम बदल जाए लेकिन प्रकृति कभी भी हमको स्टॉप, सीज माने स्टॉप नहीं होती है इंस्पायर करने के लिए हमारी पोएट्स को, हमें और गाने गाने के लिए। During the extreme heat of the hot summer, when the birds stop singing, the earth continues to sing। वो कहते हैं जब बहुत गर्मी पड़ती है, भीषण एक्सट्रीम हीट होती है गर्मियों में, तो बर्ड्स जो है वो गाना बंद कर देती हैं, लेकिन अर्थ जो है वो गाना गाना चालू रखती है। द बर्ड्स हाइड अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज एंड फॉल साइलेंट। सारी चिड़ियाँ पेड़ों के शेड में छुप जाती हैं, चुप हो जाती हैं। लेकिन एक वॉइस, अ वॉइस रन फ्रॉम हेज टू हेज, एक हेज से दूसरी हेज तक, है ना, पेड़ों की जो झाड़ें होती हैं उनको हेज बोलते हैं, उसमें छुपकर ये जो बैठा रहता है, टेकिंग द लीड इन द एक्सट्रीम वेदर एंड सिंग्स डिलाइटफुली। एक आवाज आती रहती है और वो गाना गाता रहता है। ये किसकी आवाज है, दैट इज द वॉइस ऑफ द ग्रास हॉपर। ओके, इट सिंग्स एंडलेसली, वो अंतहीन गाने गाता है। बट वेन इट टायर्ड, जब वो खुद थक जाता है, इट रेस्ट अंडर सम प्लेजेंट फीट, तो वो किसी झाड़ी खरपतवार के नीचे छुप के बैठ जाता है। तो ये तो हो गया ग्रास हॉपर। और एक्सट्रीम विंटर में द बर्ड स्टॉप सिंगिंग, वहां भी चिड़ियां, जब बहुत सर्दी पड़ती तो भी चिड़ियां छुप जाती हैं। देर इज अ डेथ लाइक साइलेंस, और मृत्यु जैसा साइलेंस हो जाता है, इन विच नेचर सीम्स टू हैव गेट एनवेलप, और ऐसे लगता है पूरा नेचर को इसने अपने लपेटे में ले लिया है। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट माने कोहरा, स्प्रेड्स इट ब्लैंकेट ओवर द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, और पूरा कोहरा पूरी प्रकृति को ढक लेता है। डिस्पाइट दिस, के बावजूद, अ श्रिल साउंड, एक तीखी सी आवाज, कम्स अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे से एक आवाज आती रहती है। इट इज द क्रिकेट हु इज सिंगिंग, और ये कौन गाना गा रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट सॉन्ग रिस्टोर्स द वार्म दैट हैड गॉट लॉस्ट, और क्रिकेट जो है वो गर्मी को दोबारा लाता है जो खो गई है। पीपल हियर द सॉन्ग एंड टू मैनी इट सीम्स एज इफ द ग्रासहॉपर वाज सिंगिंग फ्रॉम द ग्रासी हिल। लोग ये गाने को सुनते हैं और लोगों को ऐसा लगता है जैसे ग्रासहॉपर किसी ग्रासी हिल से गाना गा रहा है। द पोइट्री, ये मेन पोएम है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइट्री ऑफ अर्थ, ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि पोइट्री ऑफ अर्थ क्यों डेड नहीं होती है, क्योंकि सर्दी में गर्मी में पोएट को नेचर इंस्पिरेशन देता रहता है गाना गाने की, गाने लिखने की, पोएम्स लिखने की, और वो लिखता रहता है। When all the birds are faint with the hot sun, यानी समर सीजन की बात कर रहे हैं,
फेंट माने बेहोश, ये देख रहे हैं आप चित्र में एक बेहोशपन। तो जब कोई बेहोश हो जाते हैं, चिड़िया सब बेहोश होने लगती हैं सर्दी गर्मी से। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और पेड़ों में जाके छुप जाती हैं। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड, तो एक वॉइस यानी एक आवाज, हेज टू हेज, ये देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, हेज बनी हुई है, झाड़ियां एक सी कटी हुई हैं बिल्कुल। तो इस हेज में, एक हेज से दूसरी हेज तक, न्यू मॉर्न मेड, मेड माने होता है मेडो, उसमें जो नई नई कटी हुई मेडो होती है उसमें ये छुपे। देखो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने ये को ब्लू से किया हुआ है। अ बॉयज विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड, ये क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं इंजैबमेंट। ये नीचे लिखा है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है, जब एक बहुत लंबी लाइन पोएम में कंटिन्यूस लिखी जाती है उसको बोलते हैं इंजैबमेंट। तो आप देख रहे हैं ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, अ बॉयज विल रन से लेकर यहाँ तक आ रही है, ये पूरी एक लाइन है, एक आइडिया है, तो ये इंजैबमेंट कहलाता है। तो ये आपके लिए नया है फिगर ऑफ स्पीच, इसको नोट कर लेना। दैट इज द ग्रास हॉपर्स, वो किसकी आवाज है, कौन है जो न्यू कटे हुए मेडो में, है ना, मेडोज माने क्या होता है, ग्रासलैंड्स, तो नई नई कटी हुई घास की जो हेज है उसमें छुपकर कौन गाना गा रहा है, दैट इज ग्रास हॉपर। ही टेक्स द लीड, वो सबसे लीडर बन गया है वो सबका। समर लग्जरी, लग्जरी माने इंजॉय, वो समर को इंजॉय कर रहा है। और देखो आप हाइफन लगाए, माने कि वो कह रहा है ही टेक्स द लीड, यहाँ पर ये इस बात को स्ट्रेस करना पोएट चाह रहा है कि जब सब चिड़ियां छुप जाती हैं तो ये जो ग्रास हॉपर है वो लीडर बन के गाना गाता रहता है। ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट, उसकी खुशी कभी खत्म नहीं होती है, नेवर डन माने इज नॉट फिनिश्ड विथ हिज हैप्पीनेस। फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन, और जब वो खूब मजे कर लेता है, ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, फिर वो सम ईज, ईज माने आराम करता है, बीनीथ सम प्लेजेंट वीड। प्लेजेंट वीड, वीड आप ये देख रहे हैं फोटो में वीड बनी हुई है, खरपतवार, है ना। प्लेजेंट, प्लेजेंट क्या खरपतवार प्लेजेंट हो सकता है, नहीं। तो ये दो शब्द हैं जो एक दूसरे को ऑपोजिट है। प्लेजेंट माने होता है अच्छा, जिसमें अच्छा लगे, और वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट्स। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीमोरॉन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीमोरॉन, यानी कि जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक संग आते हैं इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो बच्चों आपने इसमें दो फिगर्स ऑफ स्पीच याद किए पोएट के स्टैंजा में, इंजैबमेंट और ऑक्सीमोरॉन। और आपने इसमें ग्रासहॉपर के बारे में पढ़ा जो लीड लेके गाने गाता है भयंकर गर्मी में, जब सारी चिड़ियां बेहोश होने लगती हैं तो ये अपना बैठ के गाने गाता है और इंजॉय करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, फिर ये रेस्ट करने चला जाता है जब थक जाता है। तो ये हो गया पोइट्री ऑफ अर्थ। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे लाइन है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। तो पोइट्री ऑफ अर्थ मीन्स द सॉन्ग ऑफ द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, इट नेवर एंड्स। ओके, इन दीज लाइन्स, इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको दिया है, इंग्लिश टू इंग्लिश है। द पोएट इन दीज लाइन्स शो cases before the reader the constant music of nature which he calls the poetry of nature। आप याद कर सकते हैं, the constant music of the nature is the poetry of earth and it never ends। The stanza opens with the line, the poetry of earth is never dead, which becomes the central image or the metaphor which would be evoked in the entire poem। ये एक मेटाफरिक लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूरी पोएम में घूम रही है ना। During the extreme warm weather of the summer, when the birds stop singing because of the hot and harsh sun and hide the shade of the cooling trees, what gives us comfort and pleasure is the poetry or music of nature। The poetry of nature is represented by the songs on the grasshopper। The nature is filled with elements that moderate the temperature to make the conditions livable for the living creatures। Therefore, even during extreme heat, there are to be found in nature elements like cooling trees and pleasant heat। तो ये नेचर के एलिमेंट्स हैं, कूलिंग ट्रीज, प्लेजेंट वीड। द ग्रास हॉपर सिंग्स tirelessly and provides ease to all those who have become restless under the workings of the hot sun। तो ग्रास हॉपर जो सबका लीडर बन जाता है और सबको ईज यानी कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है जो गर्मी में काम करते करते थक गए हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा पोएम का, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। देखो इसमें भी फिर से वही चीज कह रहा है कि पोइट्री ऑफ अर्थ कभी भी स्टॉप नहीं हो रही है। क्यों, पहले हमने समर में देख लिया क्यों नहीं स्टॉप हुई, अब हम आते हैं विंटर्स में। ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस, देख रहे हैं आप फिर से लंबी सी लाइन आ रही है। तो ये लंबी सी लाइन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, यस इंजैबमेंट, है ना। अब वो कह रहा है लॉन्ग विंटर इवनिंग यानी लॉन्ग विंटर की शाम, व्हेन द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट माने कोहरा, ये आप देख सकते हैं फ्रॉस्ट की मैंने फोटो बना के दी है यहाँ पे, फ्रॉस्ट है ना। हैज रॉट अ साइलेंस, रॉट माने क्या होता है, प्रोड्यूस, रॉट माने प्रोड्यूस,
रॉट जो वर्ड है इसका जो प्रेजेंट टेंस है वो राइट होता है, राइट, WRIGHT, राइट, ठीक है, राइट, रॉट, है ना। ओके, राइटेड भी इसका पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पर रॉट दिया हुआ है। अ साइलेंस, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस अ साइलेंस, जब फ्रॉस्ट जब पूरे में फैल जाता है, यानी कि शाम के समय जब कोहरा पूरे में घना कोहरा छा जाता है, तब साइलेंस हो जाता है, प्रोड्यूस साइलेंस हो जाता है। फ्रॉम द स्टोन, तब एक पत्थर के नीचे से, द श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, और क्रिकेट वहां पत्थर के नीचे से बैठ के श्रिल माने जोर से गाने गाता है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग, और वो सबके अंदर गर्मी भरता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और ऐसे लगता है किसी को जैसे ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, जैसे लगता है कि वन वन माने कोई एक, जैसे ड्राउजीनेस कोई बेहोश होने लगा या नींद में आने लगा। आप ये देख रहे हैं ड्राउजीनेस का फोटो दिया है ना। तो इस ड्राउजीनेस, अब आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों देखो कि यहाँ पर वन के लिए ड्राउजीनेस आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, वन के लिए। जैसे कि कोई नींद में है, हाफ लॉस्ट, जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तो हम आधे बेहोश से हो जाते हैं, आधे खोए से हो जाते हैं। तो यहाँ पर वन के लिए ड्राउजीनेस आ रहा है, लेकिन कहाँ पे लगाया गया है ड्राउजीनेस, वन के आगे, जबकि अगर वो एडजेक्टिव था तो उसको उसके पहले लगाना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो शब्द के ऑर्डर को बदल दिया जाता है, ठीक है, ऑर्डर को बदल दिया जाता है। तो एडजेक्टिव को नाउन के संग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नाउन पहले आ गया और एडजेक्टिव बाद में दे रहे हैं, तो ये ऑर्डर को बदल दिया, ठीक। द ग्रास ऑवर अमंग सम ग्रासी हिल्स, तो ग्रास ऑपर जो है कुछ ग्रासी हिल्स, ये ग्रासी हिल्स बनी हुई हैं, इनमें बैठ के गाने गाए जा रहा है और सबको गर्मी दे रहा है इतनी सर्दी के मौसम में। ओके, द पोएट डिपिक्ट्स इन दीज लाइन हाउ द अर्थ एंडलेसली क्रिएट स्वीट म्यूजिक, तो बता रहा है कि कैसे अर्थ एंडलेस म्यूजिक दे रहा है, इररिस्पेक्टिव of the change of season or movements of the day to night. Okay. In contrast to the extreme warm climate of stanza 1, stanza 2 opens with extreme cold climate, है ना, indicative of winters, जैसे frost, ये सब। casting a blanket, यानी कंबल सा बिछा देता है frost पूरे नेचर के ऊपर। even in such a climate, it becomes a domain of the cricket to spread ever increasing warmth through its songs. The warmth of the cricket song balances out the extreme cold during the winter months. To many, the cricket song has the same smoothing effect that the grasshopper song did during the summer. They are recovered from their drowsy sleep to listen to the endless music of the nature. The poetry of the earth is ceasing never. ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसको मैं समझा चुकी हूँ कि पूरी पोइट्री इज सिंबलाइज्ड एज साउंड एंड एक्टिविटीज ऑफ अर्थ। इंजैबमेंट हम समझा चुके हैं आपको, ऑक्सीमोरन बता दिया, इन्वर्जन बता दिया। जैसे पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, तो पोइट्री ऑफ अर्थ, तो क्या चीज खत्म नहीं हो रही है, पोइट्री, है ना, लेकिन वो आ कहाँ रहा है, सीजिंग, पीछे। तो ये वर्ड ऑर्डर को बदल दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्जन का डेफिनेशन दिया है, इट्स अ लिटरेरी टेक्निक इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड इज रिवर्स्ड in order to produce achieve a particular effect or impact, कोई इफेक्ट लाने के लिए। जैसे सोल्जर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, तो ये ऐसा होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव सोल्जर, लेकिन उन्होंने इफेक्ट लाने के लिए द सोल्जर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव ऐसे कर दिया। तो ये वर्ड ऑर्डर बदल देना, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, रिटोरिक डिवाइस है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच जिसमें टू वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग के एक संग आते हैं, जो हमने पढ़ा प्लेजेंट फीट। और इंजैबमेंट हमने आपको पहले ही समझा दिया कि लॉन्ग वन लाइन ऑफ अ स्टैंजा इज कंटिन्यूड इनटू अनदर लाइन, ठीक। तो ये वन द फ्रॉस्ट, ये दो इसमें इंजैबमेंट थे, ऑक्सीमोरन था, इन्वर्जन दो है, ठीक है। ओके बच्चों, ये जो पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज की गई हैं, द पोएम इज डबल मेटाफर, इसमें डबल मेटाफर है, इसमें पोइट्री ऑफ अर्थ इज कंपेयर टू ग्रास ऑपर एंड द क्रिकेट। यहाँ पे डबल मेटाफर, मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन, तुलना। तो किसकी तुलना की गई है, ग्रास ऑपर और क्रिकेट की तुलना किससे की गई है, पोइट्री ऑफ अर्थ से तुलना की गई है। तो ये डबल मेटाफर की पोयम है ना। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, इसमें जब हम किसी जानवर को या नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दिखाते हैं तो क्या हो जाता है, उसको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसने फ्रॉस्ट हैज रॉट, यानी फ्रॉस्ट इज प्रोड्यूसिंग, फ्रॉस्ट तो एक नॉन लिविंग थिंग है तो वो कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह बताया गया है, यानी मानवीकरण। ही रेस्ट एज ईट, यानी कि जब सारी प्रकृति आराम कर रही होती है तो प्रकृति को सारे को एक मनुष्य की तरह बताया गया, तो मानवीकरण, तो पर्सोनिफिकेशन है। और सेंसरी इमेजरी है, और सेंसरी इमेजरी जो हमारी सेंसेस को इमेजिनेशन को बढ़ाती है। वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज, तो हम आंख मीच के कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक आवाज एक हेज से दूसरी आवाज तक जा रही है। तो बच्चों ये पोएम आप देख रहे हैं, भले ही देखने में छोटी सी है, 14 लाइन की है, लेकिन आप देख रहे हैं उस पोएट ने, कीट्स ने
कितने बढ़िया बढ़िया शब्दों से, कितनी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करके इस पोएम को बहुत ही जोरदार बनाया है ना। उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच को, है ना, मैनिपुलेट साउंड्स, लेटर, सिंटेक्स, सबको रिटोरिकल इफेक्ट लगाने के लिए बनाया गया है। तो ज़्यादा समझाते हुए मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि जो जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और ये पोइट्री ऑफ अर्थ क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको अपने पार्टनर के संग डिस्कस करके देख लीजिए। इट इज़ ट्रू दैट पोइट्री इज मेड ऑफ द वर्ड्स अरेंज इन ब्यूटीफुल ऑर्डर। जो पोइट्री होती है वो ब्यूटीफुल ऑर्डर में शब्दों को लगा के बनती है। द वर्ड्स क्रिएट म्यूजिक एंड प्रोड्यूस अ सर्टन रिदम, है ना, बिकॉज ऑफ वेरियस पोएटिक एलिमेंट्स सच एज रिदम, राइम एंड मीटर फ्यूज हार्मोनियसली इनटू वन अनदर। जब म्यूजिक, पोइट्री के अंदर म्यूजिक है ना, एक रिदम आती है, एक लय ताल आता है जिसमें मीटर है ना, सब कुछ है। यानी कि पोएम जो है वो ब्यूटीफुल ऑर्डर्स है। ओके, पोइट्री ऑफ अर्थ, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ वेरियस साउंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लाइंस। ये लाइंस मैचिंग के लिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। और फ्रॉस्ट के लिए कौन सा वर्ड है ऑपोजिट? वार्मथ। तो बच्चों ये आपके सारे मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी ले लिए हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। सो यू कीप वॉचिंग द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।